चलो ये है, कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर बताओ तो। 5 होगा। 5 नहीं होगा, 5 से ज्यादा होगा ना, 6 या 7 होगा। 6 है क्या? 5 6 6। हाँ। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जस्ट सिंपली एक बार रीडिंग मारना, तुम लोग एनसीईआरटी में हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ स्क्रीन नहीं दिख कोलॉइडल्स। रहा। सर स्क्रीन स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है, एक मिनट रुको। चलो अब दिख रहा है ना? इसमें जो Yes, पहला प्रोसेस है ये डायलिसिस है। डायलिसिस एक्चुअली करता क्या है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। एनसीईआरटी इसमें रीडिंग मारना है तुम लोग को पूरा। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग a dissolved substance from a colloidal solution by diffusion, ठीक है, डिफ्यूजन यूज करके, by diffusion through a suitable membrane, एनिमल मेम्ब्रेन या फिर प्लांट मेम्ब्रेन, उससे जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन पास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो तो, सॉल्यूशन अगर लोगे ट्रू सॉल्यूशन वो तो सबसे पास हो जाएगा, बट कोलॉइडल सॉल्यूशन अगर लोगे तो प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होगा वो एनिमल मेम्ब्रेन या प्लांट मेम्ब्रेन उसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पोर्स जो होते हैं बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, तो उससे ये पास नहीं हो पाएगा। तो थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन हम लोग यूज करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे एक apparatus लिया जाता है, ठीक है। apparatus, ये ऐसे डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये ऐसे लेते हैं, ये वाला जो है ना, ये मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ठीक है। जो एनिमल मेम्ब्रेन यूज करोगे वो एनिमल मेम्ब्रेन का है, और यहाँ पे हम लोग इसमें लेते हैं वाटर लेते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग वाटर ले रहे हैं, और इसके अंदर जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन को हमको प्यूरिफाई करना है, ठीक है। तो इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों रहेगा, और ये वाला है मेम्ब्रेन, ठीक है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, जो प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो तो पास नहीं हो पाएगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होगा, लेकिन जो इसमें डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होंगे ना, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू निकल के कहाँ आ जाएगा, पानी में आ जाएगा, ठीक है। वो डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज जो होगा वो इसके थ्रू, ये मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से इजिली पास हो सकता है, बट जो प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो इसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पूरा प्यूरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस मेनली जो है डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर कोई डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होगा तो इसको रिमूव करने के लिए ये यूज किया जाता है। इसके अंदर है सोल पार्टिकल, सोल पार्टिकल मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन इसके अंदर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला प्रोसेस है डायलिसिस। दूसरा प्रोसेस होता है, इसी में एक मॉडिफिकेशन किया गया है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो देखो ये जो डायलिसिस प्रोसेस जो है ना, नॉर्मल डायलिसिस अगर करोगे तो नॉर्मल डायलिसिस प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। जैसे को स्पीड अप करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रो डायलिसिस कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रो डायलिसिस मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए यहाँ पे तुमको एक कैथोड बनाना होगा, एक एनोड बनाना होगा, ठीक है, और ये वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तुमको मिक्स करना होगा, कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दें ताकि आसानी से करंट पास हो सके। और दो इलेक्ट्रोड ले लिए, एक साइड एनोड ले लोगे, एक साइड कैथोड ले लोगे, तो जैसे ही उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से क्या होगा कि जो डायलिसिस प्रोसेस था ओरिजिनल, जो कि बहुत ही स्लोली हो रहा था,
इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे वही प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है, वो प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा और फाइन हो जाएगा, मतलब बहुत प्योरिटी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस कैन बी मेड फास्टर by applying an electric field। इसके चारों बगल हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only an electrolyte, ठीक है। तो अगर जो डिजॉल्व इम्प्योरिटी है ये कोलोइडल सॉल्यूशन में, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस का अगर वो बना हुआ है, तो अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसको प्यूरिफाई करना है तो हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज कर लेते हैं। दोनों साइड इलेक्ट्रोड कनेक्ट करोगे और उससे करंट पास करना है। तो करंट पास करने से क्या होगा, उससे इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर डिजॉल्व होगा वो उस पोर्स के थ्रू बाहर निकल के वो वाटर में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोडायलिसिस है मेनली, मतलब उसको स्पीड अप करने के लिए। जो डायलिसिस प्रोसेस है वो ओरिजिनली बहुत ही स्लो होता है, तो उसको फास्ट करने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है। और जो आयंस वहां पे निकलेगा ना, ठीक है, जो डिजॉल्व आयंस होगा इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसमें ऑब्वियसली आयंस बना हुआ है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला आयंस जो होगा वो किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, कैथोड या एनोड, बताओ तो। पॉजिटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैथोड। कैथोड की तरफ जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज आयंस किधर जाएगा, वो एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो डिजॉल्व आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो आसानी से डिजॉल्व आयंस जो कोलोइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा वो उससे निकल के, कोलोइडल सॉल्यूशन से निकल के किस में आ जाएगा, वो वाटर वाले में जिसमें करंट पास हो रहा है उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये हो गया सेकंड प्रोसेस, हो गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। इससे में थर्ड प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मतलब क्या हुआ ना, एक स्पेशल फिल्टर यूज किया जाता है। नॉर्मल हम लोग फिल्टर यूज नहीं करते, हम लोग एक स्पेशल फिल्टर यूज किया जाता है। तीसरा देख लो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, एक स्पेशल फिल्टर का यूज किया जाता है जो कि सारे सब्सटेंस, कोलोइडल सॉल्यूशन को छोड़ के सारे सब्सटेंस उससे पास हो जाएंगे, बस कोलोइडल सॉल्यूशन जो है उससे पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑर्डिनरी अगर फिल्टर पेपर यूज करोगे, नॉर्मल जो फिल्टर पेपर आता है उससे कोलोइडल सॉल्यूशन तो आसानी से पास कर जाएगा। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है कि उसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब उस फिल्टर पेपर में हमको एक ऐसा सब्सटेंस अप्लाई करना होगा जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन को पास होने से ब्लॉक कर सके, उसके पैसेज को ब्लॉक करेगा। तो कैसे हम लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ सॉल्यूशन मिक्स करते हैं। जैसे फिल्टर पेपर का पोर्स जो होता है ना, वो बहुत बड़ा साइज का होता है। तो इनिशियली नॉर्मल फिल्टर पेपर जो लोगे उससे कोलोइडल सॉल्यूशन आसानी से पास हो जाएगा। बट अगर उसको हम लोग एक टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें 4% नाइट्रोसेलुलोस लेते हैं इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है, इसको हम लोग कोलोइडोन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो फिल्टर पेपर है, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है, इसको हम लोग सोक करते हैं किसमें, 4% सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखना, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोस इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है।
तो ये इसका अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे और इसमें फिल्टर पेपर को सोक कर दोगे, तो उसका पोर्स जो है ना, पोर्स का जो फाइननेस है वो पोर्स वो छोटा होते जाएगा। ठीक है, पोर्स का क्लियर है। उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर इसको बोलते हैं हम लोग। अगर इस फिल्टर पेपर को, नॉर्मल फिल्टर पेपर को इसमें सोक कर दोगे तो वो हो जाएगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब अगर वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर को यूज करोगे फिल्ट्रेशन करने के लिए, तो उससे अब क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन तो उसी में बचा हुआ रह जाएगा, लेकिन बाकी अदर उसमें कोई भी डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज होगा तो वो उससे निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये भी ध्यान देना कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फिल्टर। इसको सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन है, ये कोलोइडॉन सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग, कोलोइडॉन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कोलोइडॉन सॉल्यूशन है। इसमें अगर फिल्टर पेपर को सोक करोगे तो वो बन जाएगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी जो है ये पूरा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इसको भी स्पीड अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसमें अगर ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, या फिर सक्शन हम लोग लगा देते हैं। सक्शन लगाने से क्या हो जाएगा, वो बहुत ही फास्टली वो प्रोसेस हो जाएगा। तो या तो हाई प्रेशर अप्लाई कर दो इसके ऊपर या फिर सक्शन लगा दो। ठीक है, उन दोनों प्रोसेस को यूज करके इस प्रोसेस को हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं। तो ये हो गया, 3 प्रोसेस हो गए इसको सेपरेट करने के लिए, सॉरी ये प्यूरिफाई करने के लिए। एक बार एनसीईआरटी से तुम लोग थोड़ा रीडिंग कर लेना। डायलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया, और तीसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। इसमें एक और चीज बच गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ये पढ़े होगे तुम लोग। टिंडल इफेक्ट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना। टिंडल इफेक्ट बताना है क्या, क्या होता है टिंडल इफेक्ट, बोलो। हेलो, बोलो कोई भी, टिंडल इफेक्ट। बताओ टिंडल इफेक्ट। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। टिंडल इफेक्ट बताओ क्या होता है। Sir, light escaping by particles in a colloid cell. कोलोइडल सॉल्यूशन से, अगर कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, तो उससे अगर लाइट पास करोगे ना, तो लाइट को क्या कर देगा, वो स्कैटर कर देगा। और स्कैटर करेगा तो वो जिस पाथ से लाइट पास हो रहा होगा, स्कैटर होने की वजह से वो पाथ पूरा क्या हो जाएगा, विजिबल होगा। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, वो पाथ पूरा, जिस पाथ से वो लाइट गुजरेगा वो पाथ विजिबल हो जाएगा, वो पूरा कंप्लीट पाथ हमको दिखेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट when it passes through a colloidal solution is known as टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट के कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। 2 कंडीशन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट के लिए। टिंडल इफेक्ट, तो इसका कंडीशंस है। ठीक है, 2 कंडीशन है यहाँ पे, तो कंडीशंस लिख रहे हैं हम। टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होने के लिए ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, डायमीटर, the diameter of the dispersed phase या फिर dispersed particle ऐसा लिख लो, is not much smaller than the wavelength of light used। तो जिस लाइट को स्कैटर करना है ना, wavelength of the लाइट यूज्ड, तो जिस लाइट को स्कैटर करना है तो उस लाइट का कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो होगा ही। तो अगर वो कोलोइडल सॉल्यूशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज होगा या डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होंगे,
उनका डायमीटर जो होना चाहिए ना, वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट से छोटा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब वो दोनों ऑलमोस्ट कॉम्पेरेबल होना चाहिए, तभी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अगर उसका डायमीटर जो है डिस्पर्स फेस का अगर बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो उस केस में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, उस केस में वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें होता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हो ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में पढ़े होगे ना तुम लोग, क्लास 10th में भी पढ़े होगे फिजिक्स में। क्लास 12th में ये लाइट हो गया है क्या तुम लोग का, लाइट वाला चैप्टर? नहीं। नहीं सर। तो 10th में पढ़े होगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी भी मीडियम का बेंडिंग एबिलिटी को बताता है कि वो लाइट को कितना बेंड कर सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली किसी भी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो दो फेज हैं, दो उसमें आता जो है, दो पार्ट्स जो होता है, दो कंपोनेंट, एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम, तो उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपेरेबल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तभी ये टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो पाएगा। अगर डिफरेंस दोनों का बहुत ही कम होगा या ऑलमोस्ट अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, तो उस केस में वो टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान रखना है, ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसमें टिंडल इफेक्ट, उस कोलोइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। तो ये कंडीशंस पूछा जाता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन तो वो ध्यान रखना है, और दूसरा क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है टिंडल इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में आ गया, पहला टिंडल इफेक्ट हो गया। दूसरा होता है, इसमें पढ़ोगे कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं बहुत सारे कलर्ड भी होते हैं, जो कलर्ड होगा वो कैसे दिखता है हमको, कलर, कोलोइडल सॉल्यूशन का कलर कैसे दिखेगा? तो जैसे देखो, वो लाइट को स्कैटर करेगा, लाइट रेस अगर उससे पास करोगे तो लाइट स्कैटर होगा, और वही जो स्कैटर्ड लाइट है, उस स्कैटर्ड लाइट का क्या होगा, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा ना, स्कैटर्ड लाइट का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो जो स्कैटर्ड लाइट होगा, जिस लाइट को वो स्कैटर कर रहा है, तो उसी लाइट का वेवलेंथ जो होगा, वो जिस कलर से मैच करेगा वो वेवलेंथ, वही कलर हमको विजिबल होगा। ठीक है, जैसे जो कलर स्कैटर हो रहा है, ठीक है, जो लाइट स्कैटर होगा उस लाइट का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगा, वही फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जिस कलर से मैच करेगा वही कलर का कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो जैसे देखोगे इसमें एग्जांपल है, जैसे गोल्ड सोल जो होता है, गोल्ड का सोल वो रेड कलर का होता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर जो होता है वो अपीयर्स ब्लू व्हेन viewed by the reflected light and red when viewed by the transmitted light। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट, इन दोनों का वेवलेंथ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में अलग कलर दिखेगा हमको, ट्रांसमिटेड लाइट के केस में अलग कलर दिखेगा। मतलब ट्रांसमिट मतलब जो पास हो जा रहा है, और रिफ्लेक्टेड मतलब जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो स्कैटर हो रहा है। ठीक है, दोनों की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलेगा हम लोगों को। तो ये हो गया कलर के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है ब्राउनियन मोशन। ये पढ़े हो क्या, ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? जिगजैग मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं। जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एक कोई फिक्स्ड मोशन नहीं होता है, उसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है कि इसी पाथ पे वो मूव करेगा। जैसे गैस के पार्टिकल्स होते हैं तो उसका कोई फिक्स्ड पाथ होता है क्या? वो तो इधर उधर जिगजैग रैंडम ही मूव करेगा ना इधर उधर। तो उसी रैंडम मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं, जिगजैग मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि द कोलॉइडल सॉल्यूशन, द कोलॉइडल पार्टिकल्स लिख लो ऐसे, appear to be in a state of continuous zigzag motion, ठीक है, in a state of continuous zigzag motion all over the field of view। मतलब जितना हम लोग का फील्ड ऑफ व्यू होगा, उस पूरे फील्ड ऑफ व्यू में वो जो होगा उसके पार्टिकल्स जो होंगे इधर रैंडमली जिगजैग मोशन में मूव कर रहे होंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। दिस मोशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलॉइड, but depends on the size of the particle, depends on the size of the particle and viscosity of the solution, ठीक है, ये ध्यान रखना, size of the particle and viscosity of the solution। तो साइज ऑफ द पार्टिकल जितना ज्यादा होगा उसका मोशन क्या होगा, उतना स्लो होगा। और विस्कोसिटी, जो डिस्पर्सन मीडियम है, अगर उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो उस केस में भी तुम्हारा मोशन क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल का मोशन स्लो होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, ये जो ब्राउनियन मोशन है ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द पार्टिकल और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि स्मॉलर द साइज and lesser the viscosity। बताओ मोशन क्या होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा। साइज अगर छोटा है और विस्कोसिटी कम है तो मोशन फास्ट होगा या स्लो होगा, बताओ तो। बोलो। हाँ, फास्ट तो यहाँ पे बोल सकते हैं फास्टर इज द मोशन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और इसी मोशन को हम लोग जिगजैग मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक है, ब्राउनियन मोशन बोला जाता है इसी को। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई डाउट है किसी को इसमें। तो ये हो गया कुछ कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड है किससे, कोलॉइडल सॉल्यूशन से, ये प्रॉपर्टीज रिलेटेड है। अब इसमें एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में जैसे देखो, चार्ज के बेसिस पे तुम लोग को बता चुके हैं, चार्ज के बेसिस पे कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करा चुके हैं ना। दो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सोल और दूसरा होता है नेगेटिव सोल। ये किए हैं कि नहीं हम लोग, एग्जाम्पल बताए ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का। यस सर। हेलो, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का एग्जाम्पल ये इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखना। इसमें हम लोग देखते हैं एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल, ठीक है। तो जब हम लोग पेप्टाइजेशन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल भी बोला जाता है इसको,
ठीक है, ये एक्चुअली है क्या, जैसे मान लो हम लोग AgI ले लिए, AgI है सिल्वर आयोडाइड, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग AgNO3 के साथ। तो AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, AgI क्या बनेगा बताओ तो। एक्चुअली यहाँ पे रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, ये सिल्वर आयोडाइड जो है ना, ये एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है, और उसमें हम लोग AgNO3 ऐड कर रहे हैं, ये नाइट्रेट, ये सॉल्युबल होता है, ये प्रेसिपिटेट नहीं है, इसमें हम लोग आयंस ऐड कर रहे हैं। तो पेप्टाइजेशन में यही तो करते थे हम लोग, प्रेसिपिटेट में एक हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऊपर से ऐड करते थे, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता था, वो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होता था, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जो आयन जो है प्रेसिपिटेट के साथ मोर क्लोजली रिलेटेड होगा, वो उसके सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब होता था ना, याद है पेप्टाइजेशन वाला प्रोसेस। हेलो, Yes, sir. आवाज आ रहा है ना आवाज। तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड, ये देखो प्रेसिपिटेट है AgI, अब इस पे कौन सा आयन आके एड्सॉर्ब होगा, AgNO3 का कौन सा आयन एड्सॉर्ब होगा बताओ तो। Ag प्लस आके इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गया, ठीक है, और NO3 जो है यहाँ पे NO3 माइनस, ये ऐसे सेपरेट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो AgI है, ये AgI ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट के पार्टिकल है, और इसके सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो गया है Ag प्लस, ठीक है, ये Ag प्लस जो है इसके सरफेस पे आके यहाँ पे ऐसे ये एड्सॉर्ब हो गया है, ये Ag प्लस है, ठीक है, इसको Ag प्लस बोलते हैं। तो ये पहला वाला जो लेयर होता है, ये फर्स्ट लेयर को, ये उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये पहला वाला जो लेयर है Ag प्लस का लेयर, इस लेयर का नेम क्या होता है, कौन सा लेयर इसको बोलते हैं बताओ तो। दो लेयर यहाँ पे बनता था, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, और NO3 जो होगा ये यहाँ पे, ये ऐसे दूर यहाँ पे आके एक ऐसे बनाएगा, ठीक है, तो ये NO3 का लेयर बन जाएगा, यहाँ पे NO3 है, यहाँ पे NO3 ऐसे, ठीक है, और ये वाला जो लेयर है ये Ag प्लस का है, ठीक है, ये Ag प्लस है, इधर Ag। तो ये Ag प्लस वाला जो लेयर होता है ना, ये कहलाता है फिक्स्ड लेयर, ठीक है, जो पहला वाला लेयर है ये कहलाता है फिक्स्ड लेयर, और जो दूसरा वाला लेयर बना रहा है, ये जो बना रहा है NO3 माइनस जो आके अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड लेयर, ये दूसरा वाला जो लेयर होता है ये है डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है, तो ये NO3 वाले लेयर को हम लोग बोल रहे हैं डिफ्यूज्ड लेयर। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स of opposite charge around the colloidal particle is known as हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्योंकि ये डबल लेयर के बारे में बताया था, ये हेल्महोल्ट्ज ही बताया था, ये साइंटिस्ट का नेम है, यही इस इलेक्ट्रिक डबल लेयर के बारे में बताता है कि जैसे ही प्रेसिपिटेट में अगर हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो वहां पे एक डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा, पहला वाला जो मोर क्लोजली रिलेटेड आयन होगा वो बनाएगा प्राइमरी लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, और उसके बाद जो दूसरा वाला आयन बच जाएगा वो बनाएगा डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है, सेकंड वाला लेयर जो होता है वो डिफ्यूज्ड लेयर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डबल लेयर में क्या है, द फर्स्ट लेयर of ion is firmly attached and is termed as fixed layer। तो पहले वाले लेयर को हम लोग फिक्स्ड लेयर बोलते हैं, एंड सेकंड लेयर जो होता है,
सेकंड लेयर जो है ये फिक्स्ड नहीं होता, ये मोबाइल लेयर है, ये मतलब मूव कर सकता है, इसलिए इसको which is termed as डिफ्यूज्ड लेयर। तो दूसरे वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। ठीक है, अब चार्ज जो होता है फिक्स्ड और डिफ्यूज्ड लेयर में अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, अगर फिक्स्ड लेयर पे पॉजिटिव है तो डिफ्यूज्ड लेयर पे नेगेटिव होगा, अगर फिक्स्ड लेयर पे नेगेटिव है तो डिफ्यूज्ड लेयर पे पॉजिटिव होगा। तो द चार्ज ऑफ opposite ions of fixed and diffused layer results in a difference in potential। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे डेवलप होगा बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, या अपोजिटली चार्ज लेयर्स लिख सकते हैं हम लोग। दिस पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हुआ इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल के बारे में, ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये चार्ज से रिलेटेड है, चार्ज ऑन द कॉइडल पार्टिकल से रिलेटेड है। ये क्लियर है ना सबको, बताओ। ठीक है, ये ध्यान रखना इसको, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। इसी में एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन या फिर फ्लॉक्यूलेशन। कोगुलेशन, ठीक है, सारा थ्योरेटिकल टर्म्स है। ठीक है, फ्लॉक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये तीन अलग अलग टर्म है। कोगुलेशन मतलब तीनों एक ही मतलब है, सेम चीज के लिए यूज किया जाता है। कोगुलेशन हो गया, फ्लॉक्यूलेशन हो गया, या फिर प्रेसिपिटेशन। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो, कोगुलेशन मतलब कोगुलेट होना, मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन करके क्या बन रहा है, एक बड़ा पार्टिकल बन रहा है, उसी को कोगुलेशन बोलते हैं हम लोग। या फ्लॉक्यूलेशन वही चीज हुआ, या फिर प्रेसिपिटेशन वही चीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोग। तो या प्रेजेंस ऑफ small amount of appropriate electrolyte is necessary for the stability of the colloids। ठीक है, तो अगर colloid को हमको colloids, तो colloidal solution को अगर स्टेबल रखना है तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट हमको ऐड करना पड़ेगा। नहीं ऐड करोगे तो वो colloidal solution स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का जरूरत पड़ता है हमको स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड को मेंटेन रखने के लिए। इसमें अगर मान लो अगर कॉलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट लार्ज अमाउंट में ऐड कर दो, स्मॉल अमाउंट की जगह अगर थोड़ा सा हम लोग ज्यादा अगर ऐड कर देंगे तो होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख रहा है, हाउएवर व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन लार्जर कंसेंट्रेशन। ठीक है, जब लार्ज कंसेंट्रेशन में हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ सोल takes up the ions
which are oppositely charged and thus get neutralized. ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि द न्यूट्रल स्पीसीज, जो न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म हुआ है, देन स्टार्ट एग्रीगेटिंग गिविंग पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज which are finally precipitated. ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एक्चुअली इसी को बोलते हैं हम लोग कोगुलेशन बोलते हैं या फिर फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो एक देखो, कुछ स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबल रखने के लिए जरूरी होता है। तो अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो क्या होता है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज होता है, थोड़ा बहुत हम लोग देख चुके हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलोइड्स होता है। तो अगर उसमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दोगे, तो अगर मान लो वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को अपनी तरफ, इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव चार्ज वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो न्यूट्रलाइज होते जाएगा, अपने चार्ज को वो क्या करते जाएगा, न्यूट्रलाइज करते जाएगा। तो न्यूट्रलाइज जैसे ही वो हो जाएगा, तो न्यूट्रलाइज होते होते वो क्या बनते जाएगा, न्यूट्रल स्पीसीज वो अलग होते जाएगा। न्यूट्रल स्पीसीज बन के वो धीरे धीरे नीचे जाके सेटल होते जाएगा। तो जो जो न्यूट्रल स्पीसीज हैं वो सारे धीरे धीरे देखोगे, छोटे छोटे न्यूट्रल स्पीसीज जो है वो कोगुलेट होने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन करने लगते हैं, एग्रीगेट होने लगते हैं। और वही एग्रीगेट होते होते क्या होता है कि लार्जर साइज बन जाता है, लार्जर साइज का पार्टिकल बन जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कोगुलेशन को, द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन मतलब कंबाइन हो रहा है, एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इनटू एन insoluble precipitate by the addition of some suitable electrolyte। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसका, is known as coagulation। ठीक है, ये ध्यान रखना। और द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेशन में हेल्प करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेशन में हेल्प करेगा, यूज जो करते हैं इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कोगुलेशन, is called कोगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया कोगुलेशन का या फिर फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन देखो, फ्लक्चुएशन कोई अलग टर्म नहीं है, यही कोगुलेशन अगर लोअर कंसंट्रेशन पे होगा ना, एट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे अगर कोगुलेशन होने लगेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्चुएशन बोलते हैं। द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वही अगर ये जो होगा एग्रीगेशन अगर होगा पार्टिकल का, तो वो अगर लो कंसंट्रेशन पे ही वो एग्रीगेट अगर होने लगे, जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हैं उसके लोअर कंसंट्रेशन पे ही अगर वो एग्रीगेट होने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएशन। और अगर वो लार्जर कंसंट्रेशन पे, अगर इलेक्ट्रोलाइट लार्ज अमाउंट में ऐड कर रहे हैं तब जाके वो अगर कोगुलेट कर रहा है, तो फिर उसको बोलते हैं हम लोग कोगुलेशन। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रोलाइट को कोगुलेशन करने के लिए डाला जाता है उसमें, उस इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाता है कोगुलेटिंग एजेंट।
ठीक है, तो ये टर्म ध्यान रखना, कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, ये क्या है, और प्रेसिपिटेशन, ये सारा तीनों एक ही चीज है, मतलब टर्म सारा एक ही चीज को रिलेटेड है। ठीक है, एक ही चीज को रिलेट कर रहा है सारा टर्म। तो देख लो, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ तो बताओ। इसमें एक दो चीज और बच गया है। एक हम लोग देखेंगे हार्डीज क्लूज रूल, और इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, और इमल्सन के बारे में। एक क्लास और लगेगा। तुम लोग क्वेश्चन बनाए हो क्या इससे, बुकलेट से क्वेश्चन बना रहे हो, बताओ तो। हेलो, सर अभी नहीं बनाए हैं। तो इसमें बुकलेट के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो बनाना। एनसीईआरटी रीडिंग किए हो? यस सर। हाँ सर पढ़े। हाँ, तो एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करो, एक बार नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी रीड करो, और उसके बाद बुकलेट के क्वेश्चंस डायरेक्टली अटेम्प्ट करो। इसमें क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है। एनसीईआरटी रीड करो, डायरेक्ट क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में इस चैप्टर से। थ्योरेटिकली मतलब किस चीज को ज्यादा हमको स्ट्रेस देना है, कौन सा चीज पढ़ना है। तो जब तक प्रीवियस ईयर देखोगे नहीं क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो तुमको आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें वैसा नहीं है कि क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लोगे, वैसा कुछ नहीं है। थ्योरी पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करो, और उसके बाद देखो कि उसमें किस टाइप के, प्रीवियस ईयर डायरेक्ट देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तब तुमको आइडिया लगेगा कि कैसे, मतलब किस पार्ट ऑफ थ्योरी को हमको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, किसको बस ऐसे ही पढ़ना है। एप्लीकेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन सब चीज का अच्छे से पढ़ना। एप्लीकेशन दिया हुआ है, एड्सॉर्प्शन का एप्लीकेशन हो गया, कैटालाइसिस का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, वो सारा एप्लीकेशन दिया हुआ है उसमें, तो एप्लीकेशन वाला पार्ट अच्छे से कवर करो। ठीक है, एक और लास्ट क्लास लगेगा, उसमें हार्डीज क्लूज रूल के बारे में हम लोग देख लेंगे, कैसे वो कोगुलेटिंग पावर को डिटरमाइन करता है। और दूसरा होता है एक इमल्सन वाला छोटा सा टॉपिक है, इमल्सन, वो हो जाएगा। बस एक क्लास में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद और तुम लोग का क्या बचा हुआ है फिजिकल में? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बचा हुआ है फिजिकल में, और कुछ तो नहीं बचा हुआ है फिजिकल में? नहीं सर। बाकी इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, काइनेटिक्स हो ही गया, सॉल्यूशन हो ही गया तुम लोग का। और 11th का कौन सा टॉपिक बचा हुआ था? थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है क्या? हाँ सर। यस सर। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और सॉलिड स्टेट, यही दो चीज बचा हुआ है ना फिजिकल में। हाँ सर। बाकी उधर ऑर्गेनिक चल ही रहा है, हो जाएगा तुम लोग का सिलेबस आराम से, टाइम पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक हुआ था क्या तुम लोगों का? हाँ सर एस ब्लॉक हुआ था बस। एस एस ब्लॉक और पी ब्लॉक स्टार्ट हुआ था? पी ब्लॉक, नहीं। नहीं। पी ब्लॉक बचा हुआ है। ठीक है, पी ब्लॉक में देखेंगे। चलो पहले इधर फिजिकल होने दो, उसके बाद इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में मूव करेंगे। ठीक है, पहले सॉलिड स्टेट ये करने दो, उसके बाद उधर मूव करते हैं। तुम लोग का कुछ हुआ है, स्कूल स्कूल खोलने का कुछ आया नोटिस? स्कूल वाला बता रहा है कुछ? नहीं, बस अभी तो फॉर्म फिलअप के लिए बोला। क्या चीज का फॉर्म? एलओसी का। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कब से ओपन होगा, टेंटेटिव डेट भी नहीं बता रहा है। नहीं। 21 से तो एमएच का गाइडलाइन आया है ना। 21 सितंबर से? हाँ सर। नहीं, स्कूल तो वो 31 तक बंद है। मतलब ये गाइडलाइन आया है, तो इस बार गाइडलाइन दिया था ना 21 से, मतलब टीचर से मिलने जा सकता है स्टूडेंट लोग, मतलब जिसको जिसको बस गाइडेंस प्रॉब्लम के है। लिए। हाँ, गाइडेंस के लिए जा सकता है, रेगुलर स्कूल कॉलेज वो नहीं खोलेगा अभी। तो उसका तो तुमको पता लग नहीं रहा सर है खोलेगा अभी कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग का दुर्गा पूजा के बाद कुछ हो सकता है, दुर्गा पूजा के बाद ही रीओपन होगा, तो उसके बाद ही होगा, उससे पहले तो कोई उपाय नहीं है। बाकी एग्जाम तो ले ही रहा है अब, मोस्टली तो एग्जाम तो चल ही रहा है, एग्जाम तो हो ही जाएगा। एग्जाम हो गया वही दुर्गा पूजा के लगभग, या दुर्गा पूजा वेकेशंस के बाद ही स्कूल स्कूल कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकता है।
बोर्ड एग्जाम मार्च में होगा। पता नहीं वो सब, अब देखो क्या करता है। बोर्ड एग्जाम मार्च में लेने का तो कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस भी किया है, फिर भी रिड्यूस सिलेबस को पढ़ाने में सबके पास थोड़ी ना है। ऑनलाइन एनसीईआरटी का सर्वे था, 25% बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास ही नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग के साथ तो अनफेयर हो जाएगा ना। क्लास नहीं कर पा रहे हैं मतलब उनके पास अवेलेबल एम्यूनिटीज ही नहीं है क्लास करने के लिए। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, जब जब तक खुलेगा नहीं तब तक तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो तुम लोग बुकलेट के क्वेश्चन सब बनाओ, प्रीवियस एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर डायरेक्ट अटेम्प्ट करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर से आइडिया लग जाएगा मतलब किस टाइप से थ्योरी पढ़ना है, मतलब किसको ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है और किसको कम स्ट्रेस देना है। ठीक है, तो एक बार वो करके देख। इस बार टेस्ट में तो तुम लोग का ये टॉपिक नहीं आ रहा है ना? नहीं सर। चलो ठीक है, तो एक बार इसको देख लो, उसके बाद आगे नेक्स्ट टेस्ट में तो ये आएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो अच्छे से रीडिंग दे दो और प्रैक्टिस कर लो तब उससे पहले तक। इसके बाद हम लोग सॉलिड स्टेट ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो एंड कर रहे हैं फिर हम, देखेंगे।